प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी कोर प्रोजेक्ट रेल में 2025-26 सत्र में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए थे आपके, शुरू से लेकर अभी तक सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और सारे प्रश्न चूंकि ऑफिशियल दिए गए हैं तो इस पर परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, पंक्तियों में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है कवि के लिए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? 1907 में। भक्तिन संस्त्रात्मक रेखा चित्र का प्रथम परिच्छेदन किससे संबंधित है? तो ये भक्तिन के बचपन, भक्तिन का विवाह, ससुराल जाना, पिता की मृत्यु, तीनों से उपरोक्त सभी। भक्तिन को सिक्कों की टकसाल क्यों कहा गया है? तो केवल बेटियां ही पैदा होने के कारण। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में है? तो स्मृति की रेखाएं। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के कवि हैं? हलावाद। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि जग जीवन या सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता था। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने संसार एवं अपने हृदय के संबंध तथा संसार की निष्ठुरता को व्यक्त किया है। पंक्तियों में कवि का हृदय की वियोग वेदना का चित्रण है और पंक्तियां विरोधाभास से युक्त है। भाषा सरल प्रसाद गुण से युक्त है। आग तत्सम शब्द है। बच्चों, ये जो आंसर है ये ऑफिशियल ही दिया गया है, मैंने अपने से नहीं बनाया है इसको। 9वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने लक्ष्मीन का भक्ति नाम क्यों रखा? तो महादेवी वर्मा ने लक्ष्मीन का भक्ति नाम इसलिए रखा क्योंकि जब वह आई तो उसकी वेशभूषा गृहस्थी और वैरागी के सम्मिश्रण की थी। उसका सिर मुड़ा था, गले में कंठी पड़ी थी, जिसके कारण वो लक्ष्मीन को भक्तिन कहने लगे। लेखिका ने भक्तिन को अपना सेवक क्यों नहीं माना? क्योंकि महादेवी और भक्तिन के मध्य जो संबंध था वह सेवक मालिक से हटकर था। उसमें आत्मीयता सुरक्षा करने की भावना का स्थान ज्यादा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? इससे उसकी कौन सी विशेषता पर प्रकाश पड़ता है? तो यह नाम वैभव सूचक था और भक्तिन के पास वैभव का अभाव था। भक्तिन को यह लगता था कि नाम तो है लक्ष्मी पर वह पूरी दरिद्र है। यह आभास उसको लज्जित कर देता था। आत्मकथा कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो कवि स्वभाव में प्रेमी दीवाना है। वह प्रेम से निर्मित जग में जीने का इच्छुक है। उसका हृदय प्रेम की उद्दाओं से भरा पूरा है। प्रेम में वह अवसाद भी झेलता है। वह सारे संसार को प्रेम की मस्ती में डुबा देना चाहता है। 12/6/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, बाजार दर्शन पाठ का मुख्य प्रतिपाद्य या उद्देश्य क्या है? तो आडंबर को दर्शाना। परचेजिंग पावर का अभिप्राय बताइए। क्रय शक्ति। पतंग कविता में पतंग किसका प्रतीक है? तो उत्साह की, उमंग की, ऊंचाइयों की, इनमें सभी हो जाएगा। कविता के बहाने कविता किस प्रकार की रचना है? छंद मुक्त। बात सीधी थी पर कविता कवि कौन है? कुंवर नारायण। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? दूसरे दौर। लघुतरीय बाजार का क्या काम है? तो बाजार का काम लोगों को अपनी इच्छाओं और जरूरतों के अनुसार सामान बेचने के लिए आकर्षित करना और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना है। बच्चे पतंग के साथ कैसे उड़ रहे हैं? तो वे पतंग को उड़ाने के लिए छतों पर कूदते हैं और भागते हैं। गिरने का डर उन्हें नहीं सताता। वे पतंग के साथ ऊंचाई पर जाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे भी हवा में उड़ रहे हो। कविता के बहाने कविता के कवि कौन है और किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो कविता के बहाने कविता के कवि कुंवर नारायण है और यह उनकी काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। जनसंचार के दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के दृश्य माध्यम में टेलीविजन, सिनेमा और फिल्में शामिल है, जबकि श्रव्य माध्यम में रेडियो और ऑडियो टेप शामिल है। दीर्घ उत्तरीय, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है? तो कवि ने पतंगों को बच्चों की भावनाओं का प्रतीक माना है। जिस प्रकार पतंग आकाश की गहराइयों में जाती है और उसी प्रकार का बच्चों का मन भी होता है। वे अपनी भावनाओं को अंत ही आकाश तक ले जाना चाहते, इसलिए बच्चों और पतंग में एक न
टूट सकने वाला संबंध है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उसके साथ उड़ता है, वह अपने आप को भूलकर पतंग के साथ एक हो जाते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है कि रचनाकार भावों के रूप ही सरल, सहज एवं संग्राहक शब्दावली का प्रयोग करें। अनावश्यक, आडंबरपूर्ण, गूढ़ शब्दावली कथ्य कथ्य के प्रभाव को कम करती है और इससे कविता अपने उद्देश्यों से भटक जाती है। किल्टन भाषा के दुष्चक्र में फंसे बिना कवि को सरलतम शब्दों में अपनी बातें अपने श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचानी चाहिए। फिर 8/7/2025 जनरल स्कूल में क्वेश्चन आया था, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ है चलना। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंग। पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? स्रोत या संचालक। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? समाचार लेखन। संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट, ये सभी हो जाएगा। लघु उत्तरीय है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? या 3 प्रकार के होते हैं। पूर्वकालीन पत्रकार, जिसमें किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है। अंशकालीन पत्रकार तो वह स्ट्रिंग भी कहते हैं या किसी समाचार संगठन के निश्चित मानदेय पर काम करता है। फ्रीलांसर पत्रकार तो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करता है। निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए अथवा नहीं? पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो निजी चैनलों पर नियंत्रण होने से उनका काम करने का दायरा एवं ढंग प्रभावित होगा, इससे उनका निष्पक्षता पर भी असर पड़ेगा। उन्हें सरकारी दबाव में काम करना होगा, अतः हमारे विचार में निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। संपादन से आप क्या समझते हैं? तो संपादन का अर्थ है किसी सामग्री को त्रुटि मुक्त करके उसे पढ़ने लायक बनाना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है तो जो भी खबरें रिपोर्टिंग टीम द्वारा लाई जाती है उन्हें शुद्ध करके प्रकाशित करने का कार्य संपादन कहलाता है। समाचार लेखन में ककार से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी समाचार के 6 आधारभूत सवाल होते हैं जिन्हें हिंदी में 6 ककार कहा जाता है तथा अंग्रेजी में 5 डब्ल्यू एवं ए 1 एच कहा जाता है। किसी भी समाचार में 6 ककारों का होना समानता आवश्यक माना जाता है। ये ककार निम्न है। क्या अर्थात क्या घटित हुआ, कब अर्थात घटना कब घटी, कहाँ अर्थात घटना किस स्थान पर घटी यानी किस स्थान से संबंधित है, कौन अर्थात घटना किससे संबंधित है, क्यों अर्थात घटना क्यों घटी, कैसे अर्थात घटना कैसे घटित हुई। 4 ककार क्या, कब, कौन, कहाँ सूचनात्मक व अंतिम 2 ककार क्यों, कैसे विवरणात्मक होते हैं। दीर्घ उत्तरीय जनसंचार मुद्रित माध्यमों की खूबियों और कमियां बताएं। तो पहला, यह हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गया है। दूसरा, धर्म से लेकर सेहत तक की जानकारी मिल रही है। तीसरा, इसमें मानव जीवन सरल, समर्थ व सक्रिय हुआ है। सूचनाओं व जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। सरकारी काम काज पर निगरानी बढ़ी है। इसकी कमियां, इसने काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है। इससे कल्याणवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। समाज में अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रही है। गलत मुद्दों को जबरदस्त प्रचार के जरिए सही ठहराया जाता है। जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से? तो इसके प्रमुख कार्य है सूचना का आदान प्रदान। तो विश्व की घटनाओं, सामाजिक गतिविधियों, जनमानस की गतिविधियों की सूचनाओं का आदान प्रदान जनसंचार माध्यम से होता है। यह जनमानस की समस्याओं को सरकार और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाता है। आविष्कार, विकास संबंधित सूचनाओं से यह जन सामान्य को अवगत कराता है। दूसरा है मनोरंजन। जनसंचार के विविध माध्यम आज मनोरंजन के प्रमुख साधन है। विविध प्रकार से ये जनमानस का मनोरंजन कर रहे हैं। इससे सहज मानसिकता का निर्माण हो रहा है। मूल्यांकन, जनसंचार मूल्यांकन करता है जिसके आधार पर प्रशासन प्रशासक आदेश एवं निर्देश देते हैं। सुझाव, प्रतिवेदन, सिफारिशों, कार्मिकों के कार्य की निंदा या प्रशंसा तथा मेमो आदि मूल्यांकन के ही रूप में प्रशासक इनका संप्रेषण कर प्रशासन को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। आज्ञा देना, तो प्रशासक आदेश देने, कार्य की रीति निश्चित करने तथा अधीनस्थों को निर्देश देने का कार्य जनसंचार करता है। जब वह किसी को इस बात का संचार करता है कि क्या कार्य करना है या कौन सा कार्य किस प्रकार करना है तो वह निर्देश कहा जाता है। यह संचार उच्च से निम्न की ओर जाता है। प्रभावित और प्रोत्साहित करना, तो संचार लोगों को प्रभावित एवं प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्रभावित और प्रोत्साहित करने के लिए संचार की व्यवस्था की जाती है। अन्य कार्य, संबंध और पहचान का कार्य, संकेत का कार्य, पुनरावलोकन व स्पष्ट करने का कार्य, शिष्टाचार बरतने का कार्य, समारोह आदि करने का कार्य। 5/8/2025 को ये क्वेश्चन आया था।
बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। पतंग कविता के कवि का नाम क्या है? तो आलोक धनवा। पतंग कविता की भाषा है साहित्य, खड़ी बोली हिंदी। घंटी बजाते हुए जोर जोर से पंक्ति में कौन सा बिंब है? श्रव्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उपमा। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से ही अपने साथ कैसी भावनाएं और कैसा शरीर लेकर आते हैं? तो कपास जैसी कोमल और लचीला। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। लघु उत्तरीय हिंदी के 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके इंटरनेट संस्करण भी उपलब्ध हो। तो दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान या प्रभात खबर। पतंग कविता में पतंग की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? तो पतंग कविता में इसकी विशेषता बताते हुए कवि कहता है कि दुनिया की सबसे हल्की, रंगीन, पतले कागज और पतली कमानी से बनी हुई होती है। पतंग में बड़ी ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता है। यह बच्चों को अत्यधिक पसंद आती है। यह पतंग हमारे मन में पलने वाले सपनों का प्रतीक है। सपने भी तो चमकीले और रंगीन होते हैं। पतंग और सपने बड़े महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी होती है। समाचार किसे कहते हैं? तो किसी घटना या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिससे अधिक से अधिक लोग प्रभावित होते हो उसे समाचार कहते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, पूर्वकालीन, अंशकालीन और फ्रीलांसर। पतंग कविता का मूल भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का अत्यंत सुंदर चित्रण है। बच्चों के क्रियाकलापों एवं प्राकृतिक परिवर्तनों की अभिव्यक्ति के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। बच्चों का सपना है पतंग। पतंग का मतलब उसकी रंगीनी, उसकी कोमलता, उसकी ऊंचाई, उड़ान, गिरना और उठना। नई और रंगीन उड़ती पतंग उनके उमंगों की प्रतीक है। पतंग कविता में दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य है कि जब बच्चों के पैर छत पर पड़ते हैं तो उन पैरों की पद छाप मृदंग जैसी ध्वनि करते हैं। यह बच्चों की स्वतंत्रता और मस्ती को मूर्त रूप प्रदान करती है। 7/10/2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है? तो सामाजिक उद्देश्य। बहुत नीला संघ जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा। बादलों को क्रांति का क्या बतलाया गया है? दूत। पहलवान की ढोलक के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। जूझ कहानी के लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? तो सौंदलगेकर। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ एवं मनोरंजक लेखक को क्या कहते हैं? फीचर। लघु उत्तरीय है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो कैमरे के सामने अपाहिज को लाते ताकि उसका दुख दिखा सके, लेकिन जिस तरह के निर्मम प्रश्न संवेदनहीन तरीके से करते हैं वह उसकी व्यवहारिकता, क्रूरता को ही दिखलाता है। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सब चित्र है? तो राख से लिपा हुआ चौका, लाल केसर से धुली हुई काली सील, स्टेल पर मला हुआ लाल खड़िया चौक और नील रंग में गौर झिलमिल दे। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों? तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया है। जिसके पास सब कुछ है वे क्रांति की उथल पुथल से डरते हैं क्योंकि इससे उनका सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए विप्लव के बादल उन्हें दुख की छाया प्रतीत होती है। एक अच्छे रिपोर्टर की 2 विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो पहला है कार्य योजना, तथ्यात्मक, प्राथमिकता, निष्पक्षता, विषय निष्ठा, निर्णयात्मक और संक्षिप्तता और स्पष्टता आदि। दीर्घ उत्तरीय, लुट्टल पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है? तो मुख्य बिंदु, लुट्टल पहलवान का कोई गुरु नहीं था। ढोल बजने से उसे इशारा मिलता था कि उसे क्या करना है। ढोलक की आवाज से ही वह प्रेरित होता था, दांव पे समझता था और उसी को गुरु रूप में मानता था। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? तो मुख्य बिंदु, पहले उसे अकेलापन खटकता था, अब उसे अकेलापन रचनात्मक लगने लगा क्योंकि उससे उसकी कल्पना और कविता लिखने में किसी का हस्तक्षेप नहीं लगा। वह लिख सकता था, गा सकता था, अभिनय कर सकता था, कोई रोकने वाला नहीं रहा। 4/11/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? तो ओम धानवी। अतीत के दबे पांव किस विधा का लेख है? यात्रा वृत्तांत। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। मोहनजोदाड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 200 हेक्टेयर। राखल दास बनर्जी कौन थे? तो पुरातत्ववेत्ता।
मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान क्या क्या मिला? तो मोहनजोदाड़ो से निकली पंजीकृत वस्तुओं की संख्या 50,000 है। मुख्य चीज गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहर, वाद्य यंत्र, चाक पर बने बड़े बड़े मिट्टी के मटके, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल के पत्थर, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटों वाली चक्की, मिट्टी के कंगन, मनकों वाले पत्थर के हार है। दबे पांव आना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बिना आहट के आना। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? तो सूती कपड़ों का प्राप्त होना। एक अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होते हैं? तो पहला, एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से भरा होता है, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होती है, विचार स्पष्ट होते हैं, भाषा अत्यंत सरल, सुगम तथा प्रभावी होती है, विचारों की पुनरावृत्ति नहीं होती। दीर्घ उत्तरीय, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसकी भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? तो सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदाड़ो की व्यवस्था साधन संपन्न और सुनियोजित थी। मकान छोटे और सुंदर थे। लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। घरों एवं बर्तनों में चित्रकारी करते थे। मकान ग्रिड शैली पर बने थे। यहाँ छोटे छोटे औजार तो मिले हैं पर हथियार नहीं। बड़े बड़े मंदिर और महल नहीं मिले हैं। अतः इन सभी बातों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें दिखावा नहीं था। लेखक ने सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में नदी, कुएं, स्नानगार व बिजोड़ निकासी व्यवस्था थी। यह सभ्यता नदी के किनारे बसी है। मोहनजोदाड़ो के निकट सिंधु नदी है। यहाँ लगभग 700 कुएं मिले हैं। यहाँ कुंड भी थे जिसमें कुएं से पानी आता था। एक पंक्ति में 8 स्नानगार थे। सड़क के दोनों तरफ नालियां बनी हुई थी जो पक्की ईंटों से ढके हुए थे। तो बच्चों, ये थे अभी तक के जेसीईआरटी द्वारा रेल टेस्ट में पूछे गए प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।